वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो है लीमेंस लॉ। ठीक है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे लीमेंस का लॉ क्या होता है। ओके, तो अब हम इसके बाद जो है हम डिस्क्रिप्शन करेंगे लॉ के साथ में ही कि क्या लॉ होते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है कंटिन्यूइंग चेंज। तो डिस्क्रिप्शन है ए प्रोग्राम दैट इज़ यूज्ड इन अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट मस्ट नेसेसरली चेंज और एल्स become progressively less useful in that environment। तो जो कंटिन्यूअल चेंज होगा, ठीक है, या कंटिन्यूइंग चेंज होंगे हमारे लीमेंस लॉ के अकॉर्डिंग, वो क्या होंगे, एक प्रोग्राम होगा जो यूज़ किया जाएगा रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में और ये नेसेसरली चेंज होता रहेगा या फिर ये बन जाएगा कुछ ऐसा प्रोग्रेसिवली जो कम यूज़फुल हो, ठीक है, उस एनवायरनमेंट के अंदर, तो वो होगा कंटिन्यूइंग चेंज। फिर सेकंड है इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज कर रहे हैं इस लॉ में। अब इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, एज एन इवॉल्विंग प्रोग्राम चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर टेंड टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी मतलब जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ती जा रही है और इसकी वजह से क्या है कि जो इवॉल्विंग प्रोग्राम है, ठीक है, जिस भी प्रोग्राम को हम इवॉल्व कर रहे हैं, जिसको हम चेंज कर रहे हैं, वो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो एकदम कॉम्प्लेक्स बनता जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज मस्ट बी डिवोटेड टू प्रिजर्विंग एंड सिंप्लीफाइंग द स्ट्रक्चर। तो जो एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होंगे वो यूज़ किए जाएंगे, यहाँ पर उनको लगाया जाएगा, उनको यूज़ किया जाएगा और उससे हम प्रिजर्व करेंगे इसको जो सिंप्लीफाइड होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को हम सिंप्लीफाइड करने के लिए उनको हम प्रिजर्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर लार्ज प्रोग्राम इवोल्यूशन सिस्टम एट्रीब्यूट्स सच एज साइज, टाइम between releases and the number of reported errors is approximated invariant for each system release। तो जो सिस्टम एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है, तो हम उनको क्या करेंगे, सच एज साइज हो गया या फिर टाइम हो गए, बिटवीन टाइम जो है, या फिर हम उनको रिलीज़ करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लार्ज प्रोग्राम जो होंगे उनको हमें इवॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से हम अगर उनके नए नए वर्जन्स नहीं निकालेंगे तो वो क्या होगा, उससे उसमें चेंजेस जो होंगे नोटिसेबल नहीं होंगे और उसकी रिलीज से क्या होगा, वो नोटिस में आएगा। एंड द नंबर ऑफ रिपोर्टेड एरर्स इज अप्रॉक्सीमेटली इनवेरिएंट फॉर ईच सिस्टम रिलीज। तो जितने भी एरर्स होंगे, ठीक है, जो जितने रिपोर्टेड एरर्स हैं, लाइक जिनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, और वो क्या होंगे, इनवेरिएंट हो जाएंगे हर एक सिस्टम के रिलीज के साथ में, मतलब उनको हम फिक्स करते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी ओवर अ प्रोग्राम्स लाइफ टाइम its rate of development is approximately constant and independent of the resources devoted to system development। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी होती है, लाइक उसको स्टेबल करना ऑर्गेनाइजेशन को, तो जो भी प्रोग्राम होता है उसके लाइफ टाइम में जो उसका रेट होता है डेवलपमेंट का वो बहुत ज़्यादा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट होता है रिसोर्सेज के साथ में जो डिवोटेड किए जाते हैं उस सिस्टम डेवलपमेंट में। तो ये था लीमेंस लॉ के अकॉर्डिंग इनके प्रॉपर्टीज़ जिनको हमने एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद वाली कंजर्वेशन ऑफ फैमिलियरिटी। ठीक है, अब कंजर्वेशन ऑफ फैमिलियरिटी का डिस्क्रिप्शन है, ओवर द लाइफ टाइम ऑफ ए सिस्टम द इंक्रीमेंटल चेंज इन ईच रिलीज इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। तो जो हमारा लाइफ टाइम है किसी भी सिस्टम का, ठीक है, तो हम उसके लाइफ टाइम के साथ भी जो इंक्रीमेंटल चेंजेस हो रहे हैं हर एक रिलीज़ में वो अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहने वाले हैं। फिर कंटिन्यूइंग ग्रोथ द फंक्शनैलिटी ऑफर्ड बाय सिस्टम्स हैज़ टू कंटिन्यूली इंक्रीज टू मेंटेन यूज़र सेटिस्फैक्शन। तो जो कंटिन्यूइंग ग्रोथ है, तो जो फंक्शनैलिटी हम ऑफर कर रहे हैं सिस्टम में वो क्या हो रही है, कंटिन्यूली इंक्रीज हो रही है, जिससे कि हम मेंटेन कर पा रहे हैं यूज़र का सेटिस्फैक्शन। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये। फिर डिक्लाइनिंग क्वालिटी, तो जो क्वालिटी है, क्वालिटी ऑफ सिस्टम्स विल डिक्लाइन अनलेस दे आर मॉडिफाइड टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन देयर ऑपरेशनल एनवायरनमेंट। तो जो क्वालिटी है सिस्टम की वो डिक्लाइन होगी जब तक जो मॉडिफाइड होगा, रिफ्लेक्ट, जब तक मॉडिफिकेशन के जो चेंजेस होंगे वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, किसमें, जो ऑपरेशनल एनवायरनमेंट होगा उसमें। फिर देन आता है फीडबैक सिस्टम। इवोल्यूशन प्रोसेसेस इनकॉर्पोरेट multi-agent, multi-loop feedback systems and you have to treat them as feedback systems
टू अचीव सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट। तो जो इवोल्यूशन प्रोसेसेस होंगी वो क्या करेंगी, इनकॉर्पोरेट करेंगी मल्टी एजेंट को और इससे मल्टी लूप को भी, जिससे कि जो फीडबैक सिस्टम है वो हम ट्रीट करेंगे एज अ फीडबैक सिस्टम, जिससे कि हम सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। ओके, फिर आता है आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन। तो आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन किस टाइप से हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में वो हम देखेंगे। ठीक है, सो देयर इज़ अ नीड टू कन्वर्ट मैनी लेगेसी सिस्टम्स फ्रॉम अ सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर टू अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो जो एक नीड थी हमें कि ये जो भी लेगेसी सॉफ्टवेयर्स हैं या सिस्टम्स हैं उनको हमें इस टाइप से सेंट्रलाइज करना है उनका आर्किटेक्चर कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसमें चेंजेस करने पड़े और इसके लिए हम क्या करेंगे, चेंज ड्राइवर्स करेंगे। ठीक है, तो ड्राइवर्स में हम चेंज लाएंगे, लाइक हार्डवेयर कॉस्ट रहेगी, सर्वर्स आर चीपर देन मेन फ्रेम्स। तो हम सर्वर्स को इम्प्लीमेंट करेंगे क्योंकि हार्डवेयर कॉस्ट से क्या होगा कि हम जो सर्वर्स हैं वो चीपर्स होते हैं मेन फ्रेम सिस्टम से, तो हम वहाँ पर उनको रिप्लेस करेंगे। यूज़र इंटरफेस एक्सपेक्टेशंस, तो जो यूज़र्स की इंटरफेस एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जो कस्टमर्स की डिमांड्स होती हैं, हम उनको फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, यूज़र्स एक्सपेक्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस। तो जो यूज़र क्या करते हैं वो GUI बेस्ड सिस्टम्स चाहते हैं, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे GUI बेस्ड। डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सेस टू सिस्टम्स इंक्रीज यूज़र्स विश टू एक्सेस द सिस्टम फ्रॉम डिफरेंट जियोग्राफिकली सेपरेटेड कंप्यूटर्स। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं सिस्टम्स, ठीक है, उनको हम बनाने की कोशिश करेंगे जो कि यूज़र्स होंगे। ठीक है, जो विश करेंगे, लाइक वो चाहते होंगे कि एक्सेस करना उस सिस्टम को डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन से, जो सेपरेटेड होंगे कंप्यूटर्स के थ्रू। ओके, फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स क्या होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो इसमें फैक्टर है पहले बिजनेस इंपॉर्टेंस, उसका डिस्क्रिप्शन है रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ए लेगेसी सिस्टम डिपेंड ऑन इट्स इम्पोर्टेंस टू द बिजनेस एंड हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन इम्पोर्टेंट। तो जो रिटर्न होगा, ठीक है, रिटर्न कैसे, जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट पर आएगा वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा लेगेसी सिस्टम्स पे और वो डिपेंड करेगा उसके इम्पोर्टेंस के साथ में। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि ये हमेशा इम्पॉर्टेंट ही रहने वाला होता है। ठीक है, तो जो बिजनेस में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, ROI भी बोलते हैं इसको। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करता है लेगेसी को। ओके, और इसके थ्रू ही हम इसमें मेंटेन कर पाते हैं ये सभी चीज़ें। इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स मोर एफिशिएंट सपोर्ट फॉर स्टेबल बिजनेस प्रोसेसेस देन इट इज़ मोर लाइकली टू बी अ कॉस्ट इफेक्टिव इवोल्यूशन स्ट्रेटेजी। तो जो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड जो होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली एफिशिएंट प्रोवाइड करता है सपोर्ट को। ठीक है, और इसमें जो हमारा बिजनेसेस होता है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव या इवोल्यूशन स्ट्रेटेजी पे वर्क करता है वो। ओके, फिर आता है सिस्टम एज। अब सिस्टम की एज क्या होती है, तो द older the system, the more difficult it will be to modify its architecture because previous changes will have degraded the structure of the system। तो जो सिस्टम की एज होती है, ठीक है, वो जितना ज़्यादा सिस्टम पुराना होता जाएगा वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उसको मॉडिफाई कर पाना या उसके आर्किटेक्चर को मॉडिफाई कर पाना। तो जो प्रीवियस चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, वो डिग्रेडेड हो जाएंगे उसके स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक है, फिर आता है सिस्टम का स्ट्रक्चर। द मोर modular the system, the easier it will be to change the architecture। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सॉफ्टवेयर जो होगा ईजियर होगा, ठीक है, लाइक मॉड्यूलर होगा, उतना ज़्यादा ही हम उसको अच्छे से मॉडिफाई कर पाएंगे क्योंकि उसमें चेंजेस कर पाना बहुत इजी रहेगा उसके आर्किटेक्चर की बेसिस पर ही। ठीक है, इफ़ द एप्लीकेशन लॉजिक, द डेटा मैनेजमेंट एंड द यूज़र इंटरफेस of the system are closely intertwined, it will be difficult to separate functions for migration। तो जो एप्लीकेशन लॉजिक है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, तो डेटा मैनेज करना या फिर यूज़र का इंटरफेस मैनेज करना वो बहुत ज़्यादा इंटरवेन होंगे और उनको डिफ़िकल्ट हो जाएगा सेपरेट कर पाना उनके फंक्शंस को माइग्रेशंस की वजह से। फिर आता है हार्डवेयर प्रोक्यूरमेंट पॉलिसीज़। तो जो एप्लीकेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, वो भी मे बी नेसेसरली इफ़ देयर
is company policies to replace expensive mainframe computers with cheaper servers. तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन मेन फ्रेम होगा उसको हम चीपर सर्वर से रिप्लेस कर देंगे. प्रोक्यूरमेंट का मतलब हो गया कि हम उनको रिप्लेस करेंगे. ठीक है, ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं. इसके बाद में क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस क्या हैं. द मोर दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द सर्वर टू द क्लाइंट द हायर द कॉस्ट ऑफ आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन. तो जितना ज़्यादा हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सॉफ्टवेयर को, सर्वर को, ठीक है, क्लाइंट के साथ में, उतना ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट आएगी आर्किटेक्चरल एवोल्यूशन की. ठीक है. द सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज़ UI डिस्ट्रीब्यूशन वेयर ओनली द यूज़र इंटरफेस इज इम्प्लीमेंटेड ऑन द सर्वर. तो जो सिंपलेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो क्या है, वो UI डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जहाँ पर केवल हम यूज़र इंटरफेस को ही इम्प्लीमेंट करते हैं सर्वर के ऊपर, और कोई भी हम इसमें डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में कुछ भी हम नहीं करते हैं. ठीक है. फिर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑप्शन इज़ वेयर द सर्वर सिंपली प्रोवाइड्स डेटा मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द क्लाइंट. तो जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑप्शन होता है यहाँ पर वो होता है जहाँ पर हम सर्वर को सिंपली डेटा प्रोवाइड कर देते हैं, डेटा मैनेजमेंट का काम कर देते हैं. ठीक है. तो हम सर्वर्स को ऐसा डेटा मैनेजमेंट सर्वर की तरह से यूज़ करेंगे, और जो सर्विसेज होंगी एप्लीकेशन की वो इम्प्लीमेंट किस पर की जाएंगी, वो क्लाइंट पर इम्प्लीमेंट की जाएंगी. ठीक है. तो ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शंस का. फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन स्पेक्ट्रम. तो ये इसका डायग्राम है. ठीक है, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं. इसमें आएगा सर्वर, इंटरेक्शन कंट्रोल, डेटा वैलिडेशन, सर्विसेज, डेटाबेस, सर्वर, सर्विसेज, डेटाबेस. इस टाइप से ये इंक्रीजिंग कॉस्ट एंड एफर्ट. तो क्लाइंट प्रेजेंटेशन हुआ, क्लाइंट का प्रेजेंटेशन इंटरेक्शन कंट्रोल एंड डेटा वैलिडेशन के साथ में हुआ. फिर क्लाइंट प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन कंट्रोल, डेटा वैलिडेशन, सर्विसेज. तो इस टाइप से पहले हमने इंटीग्रेशन कंट्रोल किया, डेटा वैलिडेशन किया, सर्विसेज डेटाबेस में आई. ठीक है. तो ये प्रेजेंटेशन हो गई यहाँ पर. फिर सर्विसेज आ गई डेटाबेस की, तो वो हमारी क्या हो गई, यहाँ पर हमने प्रेजेंटेशन के साथ में इंटरेक्शन कंट्रोल और डेटा वैलिडेशन भी ऐड कर दिया. तो ये इससे हमारी कॉस्ट क्या है, बढ़ती जा रही है. ओके. फिर आया सर्वर डेटाबेस. इसमें हमारा डेटा वैलिडेशन, सर्विसेज और हमने इंक्रीज़ कर दी हैं. तो सर्विसेज इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, इसमें कॉस्ट और एफर्ट दोनों ही इंक्रीज़ हो गए. तो इसकी वजह से जो सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट आएगी, ठीक है, वो बढ़ जाती है. ठीक है. इसके बाद आता है यूज़र इंटरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.